सचिन जादूगर स्टूडियो में आपका स्वागत है। एक मुलाकात में इस कोरोना वायरस के चलते दूर दूर तक बच्चों की जो क्लास में समस्या हो रही उसके देखते हुए सीतामढ़ी के एक टीम के द्वारा प्रेम सर के द्वारा सारे बच्चों को घर घर क्लास पहुंचाने का जो कार्य किया गया है, उसमें आप किस नज़रिया से देखते हैं? कहाँ तक लगता है कि यह सफल है या बच्चों के भी कहीं न कहीं समस्याओं को निदान है, या जो बच्चे दूर दूर तक शिक्षा से दूर होने वाले थे उसको जोड़ने के कार्य किया गया है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सचिन कुमार, ग्राम परसा, पोस्ट कुमा, थाना सुरसंड और जिला सीतामढ़ी का निवासी हूँ। जैसे मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो और लॉकडाउन लगा था, हमको नहीं लगा था मतलब मेरा क्लास यहाँ होगा, मतलब ऐसा होगा। तो मैं जैसे नया फ़ोन खरीदा, तो मेरा उसमें फ़ोन खरीदा तो नहीं लगा मुझे ऐसा होगा। तब सुन में एक प्रेम सर से संपर्क किया तो बोल रहे कि आप ऑनलाइन क्लास आ रहा है, तो हम उसमें ज्वाइन किए। जैसे हमको ये फील नहीं हो रहा कि जैसे कि हम बाहर बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, जैसे लगता है हम क्लास में बैठे हुए हैं। और तो वही डर, वही भय, मतलब कि लगता है भय कि हाँ सर सामने है। और कुछ मतलब कि जो अभी घर पे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उससे मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग पढ़िए। देखिए ये फील आपको नहीं होगा कि हम बाहर पढ़ रहे हैं, ऐसे फील होगा आप क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसे मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मैं इसका भागीदार हुआ हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा। मैं प्रेम सर, प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन का अर्थ था वर्गीकरण। रेलवे के हर एग्जाम में आते हैं, होटल मैनेजमेंट के हर एग्जाम में आएंगे, बैंक के हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन आसान होते हैं क्लासिफिकेशन। आज देखते हैं, आपको 2 चैप्टर पहले स्ट्रॉन्ग पढ़ाए हैं, फिर 2 चैप्टर नॉर्मल कर दिए हैं, इसके बाद फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लेकर आ रहे हैं, पजल लेकर आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप फ्लैक्चुएट करते रहते हैं कि आपको कहीं बोरिंग नहीं हो और कहीं ना कहीं आपको टफ ना हो। उसी उलझन में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां, आसमान को नींद आ जाए तो सुलाऊं कहां, धरती की, फिर से, आसमां का नींद आए तो सुलाऊं कहां, धरती की मौत आऊं तो दफनाऊं कहां, सागर की लहर आए तो छुपाऊं कहां, और क्लास की याद आए तो मोबाइल के अलावा जाऊं कहां। तो देखते रहिए क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है? जो आप श्रेणी में होते हैं उसी को बोलते हैं वर्गीकरण। वर्ग मतलब जाति, कोटि। आप किस जात से करते हैं वह आपका वर्ग है। आप पढ़ाई करते हैं कि मजदूर करते हैं कि नौकरी करते हैं, वह एक वर्ग है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। वैसे क्लासिफिकेशन को समझने का सबसे आसान तरीका है, हमारी सरकार भी हमको आरक्षण पर क्लासिफिकेशन कर रखी है। जो सरकार हमारी है वह हमें 3 पार्ट में बांट दी है। कहती है कि आप जनरल वर्ग के लड़के हो, जनरल, तो फिर कहती है कि आप ओबीसी के बच्चे हो, और फिर कहती है आपको कि आप एसटी एससी के बच्चे हैं। यह होता है मेन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है कि उसके श्रेणी क्रमबद्ध वर्ग में बांट देने की वे होती है। बांटा हुआ रूप जो होता है दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन होती है। अगर जनरल में अगर बात करें कि इसमें किसको किसको रखा जाएगा, तो आपको पता होगा कि ये जाति भूमिहार होते हैं। दूसरा में आप ही बताइए क्या होगा, ब्राह्मण। तीसरा में
राजपूत, चौथा में लाला या कैथ कह लो, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, ये जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट हमें डाल दी है। ओबीसी में बताइए क्या क्या होते होंगे? यादव, बोलिए, और सूरी, तेली, कानू, कलवार, सोनार, इस टाइप की जाति जो है आपके ओबीसी ग्रेड में आती है। वही एसटी एससी में कौन कौन आते हैं? तो पासवान, राम, धोबी, माझी और भी इत्यादि ऐसे कैटेगरी में। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, मतलब आपको क्लास में बांट दिए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा क्लास है ना, उसी से वर्ड से बना हुआ है क्लासिफिकेशन, या इसे ऑड मैन आउट भी कहते हैं, मतलब सबसे अलग। ऑड मैन आउट मतलब सबसे अलग हो। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो आपको यह जनरल है, मान लीजिए ये दिया हुआ, इस जनरल में एक जो है ओबीसी या एसटी एस की जाते डाल देंगे और कहेंगे क्लासिफिकेशन करो। तो क्लासिफिकेशन जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको हम यादव डाल देते हैं और हम आपसे कहेंगे कि क्लासिफिकेशन कीजिए, तो आप कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? कहेंगे कि सर ये चारों एक जाति है, जनरल कैटेगरी से आती है, ओबीसी से आती है, तो आंसर यहाँ ये हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसमें है और इसमें हम आपको लिख दे राजपूत, राजपुत्र, तो आप यह समझेंगे कि सर इसका हम कहेंगे आपको क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट, सबसे भिन्न कौन है। तो आपको समझ में आए कि ये एसटी एससी वाले हैं, ये जनरल वाले बच्चे हैं, तो इसको राजपूत अलग हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से इसमें इतना दिया हुआ, इसमें से एक आपको दे दे भूमियार, तो आप सोचेंगे कि सर इसमें क्या आंसर होगा? तो ये हो जाएगा भूमियार। यानी कि क्लासिफिकेशन का अर्थ जो होता है वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ रही होगी कि वो 5 को अगर ऑप्शन में देता है तो 4 को एक जैसा होगा, एक अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर ना? तो आइए इसको तरह तरह के क्वेश्चन जो है हम इस पर करेंगे। और पहले जितना आपने कल के क्लास में देखे हैं जो ABCD वाली बातें याद कराने को, उसको फिर एक बार देखिए। आपको ABCD जब तक याद नहीं होती, जो ज्योति वाला आपको दिखाई दे रहा हो, ज्योति का नंबर मोबाइल क्यों वायरल हुआ, तो उसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार से जितनी बार है देख लीजिए और पूरा प्रैक्टिस कीजिए घर में 2-4 नामों को लिखकर, क्योंकि उसकी भी बहुत सारे नीड होंगे टाइप 2 में इसी क्लासिफिकेशन में। इसके बाद फिर अल्फाबेटिकल में, इसीलिए मैं उसको इतना एंजॉय करके पढ़ाया हूँ, पूरे 1 घंटा के आसपास से वो वीडियो बनी है, तो कोशिश कीजिए उसको पहले देखकर तब इसको देखें। तो आप क्लासिफिकेशन को समझ रहे हो, ये क्लासिफिकेशन का मेन अर्थ क्या होगा हो। आइए इसके कुछ क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि क्या क्या होंगे, या आपके ऐसे भाषा से मैंने रीजनिंग को बता रहा हूं कि आपको यह नहीं लगे कि से नहीं मैथ के टीचर रीजनिंग पढ़ाए तो रीजनिंग कोई कमजोर होते हैं। आपको एक विश्वास होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाया जाए, रेगुलर क्लास करते हैं, तो उसकी औकात नहीं किसी समझ में ना आए, चाहे चैप्टर कोई भी हो। बहुत सारे बच्चे को स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का डिमांड आ रहा है, तो पजल से पहले भी हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ाएंगे, जो पूरे सीतामढ़ी में वायरल कर दीजिए, क्योंकि सीतामढ़ी में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ाने वाला मात्र एक प्रेम सर ही के नजर आते हैं। तो आइए जरा सा देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन में। देखिएगा, अगर महीना का नाम आए, महीना, महीना समझते होइएगा, मंथ, अगर मंथ का नाम आए, मंथ्स का नाम अगर आता है, तो इसमें एक ही बात को आपको याद रखना है, मंथ्स जब भी आएगा तो 2 तरह से क्वेश्चन से पूछ सकता है। एक, जैसे महीना की अगर बात करें तो आएगा वो क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कहां तक महीना जाता है? दिसंबर तक ही आएगा। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए मंथ वाला, डेट वाला, तो उसमें 2 तरह के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें मंथ्स में डेज कितना होता है, डेज, तो 3 तरह के डेज वाले होते हैं। एक जो होते हैं आपको 30 दिन के मंथ का होगा, 30।
दूसरा होगा 31 दिन महीना वाला, और तीसरा जो होगा 28 या 29 दिन का। तो तीसरा वाला में फिक्स है, यह सिर्फ फरवरी ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो ऑप्शन में अगर फरवरी दिया रहेगा तो डायरेक्ट आंसर हो गया, इसमें से ये वाला दे ये वाला दे तो ये क्लियर हो गया। फरवरी अगर दिया रहे तो डायरेक्ट आंसर मार लेंगे। जब फरवरी नहीं देता है तो क्या करेगा, 4 को आपको 30 का महीना दे देगा और एगो जो है आपको 31 का दे देगा, या 4 को आपको 31 का महीना दे देगा और आपको एगो जो 30 के दे देगा। तो आपका आंसर ये क्लियर कर लीजिएगा। एक तो ये तरीका पूछेगा डेज में। एक दूसरा जो है, यह तो आपको सबको समझ में आता है। आप जब ये क्वेश्चन देखते हैं जनवरी फरवरी तो यही चीज सोचते हैं, या आप सोच लेते हैं, या आप में बचपन से 55 तक में आपको याद होगा, या आप सोच लेते हैं। लेकिन क्या नहीं सोच पाते हैं वो देखिएगा। अगर डेज का दूसरा कंसेप्ट है तो यह है कि ऑड इवन का कंसेप्ट, ऑड इवन का कंसेप्ट, यह ज्यादा वीवीआई है। यह चीज आपको सोचना चाहिए। बच्चे इसको सोचकर छोड़ देते, नहीं बनता है तो। ऑड इवन में क्या होता है कि जैसे में जनवरी पहला महीना है तो पहला प्रथम, तो यहां पर जनवरी, यहां जो है फरवरी, यहां है मार्च, यहां अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या कहना चाहते देखिएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस चीज को समझिए। हो यह जो है आपका पहला है प्रथम, यह जो है आपका मार्च, तृतीय यानी तीसरा, यह है पांचवा, यह है आपका सातवां, यह है नौवां, यह 11वां। देखिए यह प्रथम मतलब 1 3 5 7 9, तो यह जो है ऑड है, विषम संख्या, विषम स्थानों पर बैठती है। फरवरी तो दूसरा, चौथा, छठा, तो यह सब जो है आपको दिया हुआ रहेगा। तो इवन पैलेस वाला, दोनों क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिए। एक ए डेज पूछता है, एक ए डेज पूछता है। यह चीज को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। जब भी डेज वाला क्वेश्चन, अभी एग्जांपल भी हम कराएंगे, तो एकदम क्लियर रखेंगे कि यहां पर आपको समस्याएं ना हो। बात समझ में आ रही है? जब भी अगर बात आएगी तो हमें एकदम क्लियर रहेंगे। डेज वाला जब भी आएगी तो यह आपको समझ में, यह बच्चे तुरंत क्लियर करते हैं, इसको भूलते हैं, तो आप इसको प्रायोरिटी दें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जुलाई है, जून है, मार्च है, दिसंबर है और फरवरी है। तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। या कोई भी महीना किसी भी दिन का वो फरवरी आया, आंसर आपको हो जाएगा 5 डायरेक्ट, कुछ भी नहीं सोचेंगे। कैसे? तो आपको समझ में आना चाहिए। जून जुलाई अगस्त दिया हुआ, यह जो होगा दिन या तो 28 का होगा या आपका 29 का होगा, कुछ भी हो सकता है, साल जब तक क्लियर नहीं हो। लेकिन दिसंबर आप जानते हैं कितना का होता है, 31 का होता है। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, तो मार्च भी किस चीज का होता है, 31 का होता है। 31 या दिसंबर है 31, मार्च है 31, और इसको देखिए जून का, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून अगर देखिए तो कितना हुआ, 30 होता है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यह कितना है, 31। अब कहिएगा कि यह 3 को तो 31 है सर। देखिए गौर से, यह 3 जो है 31 की महीनाएं हैं और यह 30 का, या 28 29, तो कौन आंसर होगा? यह तीनों तो एक जाति का है, लेकिन जून भी तो 30 का है, तो 30 क्यों नहीं आंसर होगा? यह क्यों होगा चाहिए, यह क्यों होगा, यह क्यों नहीं होगा, यह क्यों नहीं होगा चाहिए, आंसर कौन सा होगा? तो देखिए हमको जाति खोजना है, तो यह सब तो 31 जाति है, लेकिन यह जो है 30 की जाति है, लेकिन ये कंफर्म में नहीं कि कौन जाति है, ये 28 की जाति है कि 28 की जाति है कि 29 की जाति है। ये तो कंफर्म है कि 30 की जाति, इसकी जाति नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फरवरी। जब अगर फरवरी आती है तो उसको बिना सोचे हुए आंसर डायरेक्ट मारते हैं। अब फिर सामने वही क्वेश्चन का रिपीटेड किया गया है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मंथली वाला है, चेंज किए हैं ऑप्शन को। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बैंकिंग में, तो आप बचपन में भी सीखे होइएगा या नहीं सीखे तो आपको हम बता दें कि जो जनवरी फरवरी है उसको इस पर भी काउंट किया जाता है। जैसे में जनवरी, तो ये ऊपर जो मूछ है ना वो 31 का महीना होता है,
और नीचे वाला 30 का होता है, ये जनवरी होता है, यह जनवरी है, यह फरवरी है, तो यह 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, ऐसे जनवरी फरवरी गिन सकते हैं आप, कौन 30 का कौन है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। या जो जो ऊपर दिख रहा है वो आपको दिया हुआ है, वो 31 दिया रहता है, जो नीचे गड्ढा पर आएगा वो 30 का दिया रहेगा। तो जैसे जनवरी हो गया तो 31, फरवरी तो जानते हैं 28, 29 है, इसको छोड़कर बाकी सब 30 के हैं। इसके बाद यहाँ पर मार्च 31, अप्रैल तो यहाँ 30, मई 31, मई के बाद क्या होता है, क्लियर है, ये टोटल आप गिनिएगा तो टोटल आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ अप्रैल, गौर से देखिए यहाँ दिया अप्रैल, तो यहाँ देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल क्या दिखाई दे रहा है 30। देखिए क्या हम सिखाना चाह रहे हैं, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31। नहीं याद हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ के बाद फिर यहाँ अगस्त, सितंबर दिया हुआ है। देखिए एक बार और फिर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इसका लिखते थे जुलाई का, अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये आपको तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताइए। हो यहाँ डाउट में होने लगते हैं बच्चे, परेशानी होने लगते हैं कि यह 30 है और यह 30 है। हो अगर होता 4 गो 30 है, 1 गो 31 होता तो तुरंत क्लासिफिकेशन हम पहचान जाते। अब 2 गो है, 2 गो जो दिया हुआ है तो 2 गो 31 का है, तो ये आंसर मारे कि ये मारे, यह संभव है कि नहीं है। तो 2 गो तो किसी भी एग्जाम में 2 गो ऑप्शन कहीं हो सकता है आंसर, कभी नहीं हो सकता। तो इसमें किया क्या है कि इस लॉजिक को नहीं रखा है, यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है वो यह लगाया हुआ है कि आपको आता है कि नहीं ऑड इवन बनाने। तो देखिएगा गौर से, अगर बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल जो है कैवा महीना है, तो आप चौथा महीना लिखे, चौथा, ये बात समझ जाइए, चौथा होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही इन पर को समझा रहे हैं, अप्रैल। इसके बाद मई, तो मई जो है क्या है, पांचवा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई 7वां, अगस्त, इसके बाद सितंबर, तो अगस्त 8वां, तो सितंबर ये जो होगा कैवा होगा, 9वां, फिर अक्टूबर, नवंबर, तो ये क्या हो जाएगा 11वां। अब गौर से यही चीज आपको सिखा रहे थे कि यह देखिए चौथा इवन जगह है, चौथा स्थान इवन होता है, सम होता है, ई भी सम है, ई भी सम है, ई भी सम, ये तो चारों एक जैसा है और ये सबसे अलग है, तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 1 अजय चौहान की है। क्लियर हो गया, जितनी बातें आपको कहें तो क्लियर हो गया। यह भी मिला लीजिएगा और यह नहीं मिले तो समझ जाइए कि ये वाला आपको जरूरत है। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। इसका आंसर तो आप 1 मिनट में दे सकते हैं, दीजिए तो। अगर बात करें तो यह महीना कितने कितने का, तो देखिए तो कौन कौन सा महीना कितने के बने हैं, तो क्या होगा, जनवरी 31 का होता है, मार्च 31 का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 होता है। देखिएगा मई, जून, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है। इसका मतलब क्या है, यह क्रमबद्ध में पूरा एक ही श्रेणी में है, ये तो क्लासिफिकेशन इससे होगा नहीं, यानी क्या लॉजिक होगा, ऑड इवन का। तो देखिए यह जो है जनवरी प्रथम है, यह जो है आपको पता है 7वां है, यह आपका तीसरा है, ये कैमा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 2 3 4 5, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये है आपका 5।
तो आपको एकदम आपकी भाषा में समझा रहे हैं। यह पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, सातवां हो गया। तो यह सब जो दिया हुआ है आपका सम है कि विषम, तो विषम दिया हुआ है। लेकिन यह जो अगस्त दिया वो यह क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ। इसका संख्या कितना हुआ, छठा। तो आंसर क्या हो जाएगा, छठा क्या आठवां। हाँ, इसका आंसर आप दे सकते हैं क्या, देखिए तो आंसर क्या होगा। ये आपका 1 नंबर है, 2, 3, 4 और 5। देखिएगा ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वह एक तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि धातु है। धातु समझते हैं ना, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं 8वां 9वां 10वां इंटर 11वीं 12वीं में धातु है। तो यह धातु है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, सब तो धातुएं है। एक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, सब धातु है, सोना है, चांदी है, लोहा है, अवरक है, ये सब क्या है, एक धातु है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, देखिए गौर से अपना लॉजिक लगाइए, जो भी आपके मन में आ रहा है वो लॉजिक लगा के आंसर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन घबराना नहीं, सब समय आप एकदम अपडेट हो जाएंगे कैसे लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए सोना, चांदी, एल्युमिनियम, इस तीन के बारे में आप जानते हो। सोना भी देखे हुए, चांदी देखे, एल्युमिनियम नहीं देखे हुए, तो किसी किसी घर में कुकर वगैरह जो होता है, कुकर देखे हुए या एल्युमिनियम का बर्तन, पतली जो इसको बोलता है, क्या बोलते हैं, पतेली जो कहते हैं, एल्युमिनियम का बना हुआ, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सोडियम, आप हो सकता है सोडियम के बर्तन आप नहीं देखे होइएगा, सोडियम से आप कन्फ्यूजन होती होगी सोडियम कैसा है। सारा के सारा हमारे पास धातु है, और धातु होता है तो धातु 2 तरह का होता है। एक जो होता है ठोस धातु, ठोस जिसकी आकार होती है, इसको छुआ जा सकता है, उठा कर रखा जा सकता है। और एक जो होता है आपको तरल धातु, तरल, तरल का जिसका मापा जाता है, जैसे तेल, दूध, घी, उसको क्या करते हैं, ठोस नहीं, उसको उठा के नहीं रख सकते, उसको माप के रख सकते हैं, तो इसको तरल बोलते हैं। इसमें सोडियम है, ये है, ये है, ये सारे यूज को आप देखे होगा। सोडियम का हो सकता है कि आपने नहीं देखा होगा, सोडियम की भी बर्तन जो है पाठशाला वगैरह में, क्लास वगैरह में यूज किया जाता है सोडियम के साथ। तो गौर से देखिएगा, इसमें यह सब आपको एक जैसा, एक पारा है, पारा का मतलब भैंसी का पारा मत समझ जाइएगा, ये सब बाछड़ा होता है गाय का, भैंसी का, लेकिन पारा वो नहीं समझ देहाती। पारा, पारा जो एक तरह से धातु है। पारा कैसे आपको समझ में आएगा कौन पारा होता है, तो जब आपको फीवर लगती होगी, गौर से देखिएगा, जब फीवर लगती होगी, जब आपको फीवर लगती है तो आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो आपको फीवर मापने के लिए, फीवर मापने के लिए, ये आप जानते हुए इसको बोलते हैं थर्मामीटर। ऐसा थर्मामीटर रहता है, इसमें आपका डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहता है। आप जो जानते होइएगा वो तो ठीक है, नहीं जानते होइएगा तो डॉक्टर को देखिएगा। इसी को अब तो डिजिटल भी आने लगा है, इसी को देखता है, इसमें काला स्याही के टाइप से चलता है। पारा जो होता है यहाँ पर लगी हुई रहती है, यहाँ पर पारा होता है। पारा एक जो है पानी की तरह होता है, लिक्विड होता है, चांदी की तरह व्हाइट चमकता रहता है, इसमें ये पारा लगा हुआ रहता है। जब ये कांच की गिलास की ये जो है दिया हुआ, ये जब फूट जाएगा तो उसमें देखिएगा तो यहाँ से पारा निकलता है। होता है क्या है पारा, पारा का काम क्या है कि जब गर्मी बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, तो इसका जो है जैसे बढ़ेगा ना, तो यह लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यह पिघल कर ऊपर चलने लगता है। तो होता है क्या, लिक्विड फॉर्म में जब भी अगर मान लीजिए थर्मामीटर है, इसको जब भी यहाँ पर लगाते हैं तो इसको गर्मी मिलता है। इधर से नहीं लोग लगाता है, इधर से लगाता है, तो जब भी इसे गर्मी मिलता है तो इसी कारण क्या होता है, ये होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यह सब ठोस है, यह सब ठोस है। ठोस मतलब कि मजबूत का लिए, चाहे उसकी आकार है, उसको छू सकते हैं, टेट टार कर सकते हैं, लेकिन इसको लिक्विड फॉर्म में छू सकते हैं, लेकिन कैसे, पानी की तरह। इसी के लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पारा। इस तरह के और भी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, जो अलग अलग वे से आपको समझना होगा क्लास। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या आंसर होना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी पुलिस की तैनाती जो हमारे देश या राज्य की सुरक्षा करता है, उसको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, या सीमा पर तैनात होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। नेपाल भारत के बीच में आप दिखाई दे रहा होगा जो पुलिस रहती है, उसको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। दूसरा, भारतीय वायुसेना, इसका काम है कि जब जब जहां जरूरत पड़ेगा तो हेलीकॉप्टर के द्वारा वायु से ऊपर मार गिराना,
इसका कार्य है, इसको बोलते हैं भारतीय वायु सेना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस, या आप जितने हॉल मॉल इधर उधर जो देखते होइएगा, पुलिस जिसको बोलते हैं, जैसे बिहार पुलिस, गुजराती पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, उसी तरह से सेंट्रल पुलिस जो जानते होइएगा उसको बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस। यह हमारा सब पुलिसें हैं, सब अलग अलग पुलिसें हैं, और ये वायु वाले हैं, ये जो सीमा वाले हैं, यह हमारे जो भी शहर में दिखते हैं वह जो है आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस है। यह जो है रेलवे सुरक्षा बल है, मतलब रेलवे में जो पुलिस आपको दिखाई देता होगा उसका नाम है रेलवे सुरक्षा बल, यानी कि सब पुलिस है। और डी में भी जो आपको दिया हुआ है भारतीय प्रशासनिक सेवा, यह भी एक तरह से आपको लगता होगा पुलिस है, लेकिन यह पुलिस नहीं है। आप गौर से देखिएगा, यह सब हमारा सुरक्षा बल है, ये हमारी रक्षा करते हैं, यह हमारा रक्षा करते हैं। लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा का मतलब होता है कि एक ऐसी संगठन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन लोगों को रूल को फॉलो करवाती है या ड्यूटी लगवाती है, वो पूरे इंडिया को रेगुलेट करती है, डॉट इज कॉल्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अगर जिला की बात करें तो यहाँ पर कहेंगे जिला प्रशासनिक सेवा, तो कौन आएंगे? तो यह जो आएंगे आपको डीएम आएंगे, एसपी आएंगे, एसडीएम आएंगे। यह सब क्या करता है? प्रशासन को रेगुलेट करती है। डीएम खुद ही डंडा चलाने के लिए नहीं जाती है, चोर को पकड़ने के लिए नहीं जाती, लेकिन वह क्या करती है? यह एक सेवा देती है, ना कि एक पुलिस है, ये सेना, एक बल नहीं, ये सेवा देती है। ये कहती है एसपी को वहां तैनात करवा दीजिए, ये कर दीजिए, ये चेक करवा दीजिए। इसीलिए यह सारा जो दिए हुए हैं हमारे पास पुलिस फोर्स है, जिसका काम है सुरक्षा करना, और उस सुरक्षा वाले को यह जो है कहाँ ड्यूटी लगाना, वह हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा है। इसीलिए आंसर जो हो जाएगा, यह सब सुरक्षा वाले हैं और यह सुरक्षा को तैनाती कराने वाले, इसलिए यह चारों आपका एक है और ये आपका अलग है, इसलिए आंसर हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा। हो क्लासिफिकेशन तब मजा आता है जब ओपन क्लास में हम लोग रहते हैं, तो आप लोग के भी मन में बहुत सारी बातें आती है तो ज़्यादा क्लियर होते, लेकिन ऑनलाइन है फिर भी मेरी कोशिश होती है कि हम सब बातों को उठाकर जवाब दें, लेकिन कुछ बातें हो सकता है इट मे भी नहीं हो, तो उसको आप व्हाट्सएप से भी क्वेश्चन को हम जवाब मांग सकते हैं। दूसरा, अजय चौहान के बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम ऐसा नॉर्मलाइज क्वेश्चन कर रहे हैं कि सब टाइप का क्वेश्चन करा दे कि आपसे बन सकता है, फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इसमें हो सकती है क्योंकि सोचने की आपकी दूसरी नीति होगी, उसका एक्सप्लेनेशन में कुछ और कहेगा, बहुत सारे कंट्रोवर्सी आ सकती है, उसका भी सोल्यूशन कराएंगे। कब? जब मैथ के जादूगर 1000 हो जाएगा तो उस पर हमको लाइव आना है, तो लाइव आएंगे तो आप लोग के पास कह देंगे कि आज इसका डिस्कशन है, आप बुक निकाल कर रखिएगा, आप वहाँ पर चैटिंग कीजिएगा, हम भी आपके साथ चैटिंग करेंगे। तो अभी हम मेन कंसेप्ट पढ़ा रहे, कंसेप्ट को देखते रहिए, बने रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वह दिया हुआ कास्ट शिल्प, धातु शिल्प, जादू टोना, वेद शिल्प, इसके बाद खाद्य कला। आप जो देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा? तो कुछ वर्ड जो ही आपको समझ में नहीं होगा कि काष्ठ शिल्प क्या होते होंगे या वेद शिल्प क्या होते होंगे, पहले हर एक के बारे में जान जाइए, फिर आंसर आपको खुद ही आ जाएगा। आप गौर से देखिए, पहले अगर हम कहें तो जहां पर यहां पर शिल्प लगा हुआ, शिल्प का मतलब क्या होता है? तो शिल्प का एक सिंपल सा उदाहरण है कि इसका मतलब होता है कलाकार। कलाकार। मिट्टी शिल्प होगा तो मिट्टी पर कलाकारी करेगा, दीवाल शिल्प होगा तो दीवाल पर करेगा, धातु शिल्प होगा, शिल्पकार होगा तो धातु पर करेगा, काठ शिल्पकार होगा तो काठ पर डिजाइनिंग करेगा। मतलब कलाकार का मतलब होता है डिजाइनर। जैसे सीतामढ़ी में फनी स्टूडियो का आप नाम सुने होइएगा, तो उसका पूरा नाम लिखा होगा फनी भूषण। शिल्पकार वो क्या करते हैं? शिल्प वैसे पत्थर से जुड़ा हुआ था, जो पत्थर की आकृति को काट कर बनाता है वो शिल्पकार होता है। शिल्प मतलब पत्थर होता है। तो अगर कलाकारी करता शिल्प से मतलब पत्थर से, आप देखिए कि अगर शंकर भगवान का ऐसे अगर बना देता है, ऐसे अगर बनाता है, तो ये पत्थर का काटा हुआ रूप होता है। या मानकर चलिए कि आपको ये गणेश जी वगैरह देखते हैं या कुछ भी आप मिट्टी का देखते बना हुआ, तो ये मिट्टी का कलाकार होता है, मूर्तिकार होता है। ठीक उसी तरह से आप लकड़ी का भी देखिएगा, बहुत खूबसूरत डिजाइन रहता है, अलमारी पर, पलंग पर और सारे जगह भी आपको डिजाइन मिलता होगा। तो उस डिजाइन को किसी ने काटता है, जैसे ओ में लिखता है, या आजकल के बहुत सारे दुकान परवीन ड्रेसेस,
आप लकड़ी का लिखा हुआ दिखाई दीजिएगा। एक पर एक कलाकार है पुणे वगैरह में, तो जो लकड़ी पर कलाकारी दिखाता है, काठ पर दिखाता है, उसको बोलते हैं काठ शिल्पकार। अर्थात बढ़ई का नाम ले लीजिए, जो बढ़ई होता है, लोहार होता है, उसको बोलते हैं काठ शिल्पकार। दूसरा धातु। अभी आप देखते हो कि लोहा का जो बिल्डिंग काम करता है, ग्रिल वगैरह बनाता है, गणेश जी सरस्वती जी का फोटो लगाता है, लाभ कुछ और भी शुभ लाभ, तो वो सारा चीज जो शिल्प करता है तो वो धातु पर करता है, तो उसको बोलेंगे धातु वाले शिल्पकार। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा। जादू टोना आपको मालूम होगा जादू टोना क्या होता है। जिसको जादू चलाने आता होगा, जो डाइन वगैरह गांव में होती है, उसको जादू टोना बोलते हैं। या रेलवे स्टेशन वगैरह पर जादू टोना, यहाँ पर पैसा रखता है, यहाँ पर गायब हो जाता है, तो बताता पैसा कहाँ है, तो वो जादू टोना है। वैसे हम भी जादूगर हैं, लेकिन मैथ और कंसेप्ट ट्रिक का, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से डाइन वाली बात अगर होगा तो वो जो कलाकारी दिखाती है तो जादू टोना है। एक दिया हुआ आपको बेत शिल्प, यह क्या होता है? जाति से जो डोम होंगे, अगर तुम में से कोई डोम अगर होगा, डोम, वो लोग जान रहे होंगे कि बेत शिल्प क्या होगा। डोम जो होता है या हलखोर जो होते हैं, हमारे यहाँ तो हलखोर जो होते हैं साफ करने लगे हैं, लेकिन डोम हलखोर की प्रजाति जो हुआ करते हैं तो उसका सुअर वगैरह चलाते हैं। वह क्या होता है, डोम जाति के लोग बांस का कटिंग करते हैं। बांस को, तुम बांस एक पेड़ होता है जानते ही, उस बांस को क्या करता है, डगरा बिनता है। शादी में जो होता है पहनने वाला वो बनाता है, डल्ला वगैरह देता है, शादी का फंक्शन वगैरह पार्टी में बनता है, वो एकदम प्योर बांस की बनी हुई रहती है। वह जो बांस के अगर डगरा समझते हो, जो नहीं फटकती है महिलाएं सब, या छठ वगैरह में सूप वगैरह चलता है, तो वो बनाता तो बांस के है, लेकिन उसकी बंधन नहीं खुले, उसके लिए एक जंगल की लकड़ी से उसको बीनता है। या जंगली लकड़ी से उसको देखिएगा बिनेगा, प्लास्टिक का ये डगरा हुआ होता है, इसको भी बिना हुआ रहता है। या पंखा बेना जिसको गांव में कहते हैं, हुकने वाला, उसको बिनता है। तो वो जिस लकड़ी से ये वाला बिना हुआ रहता है, ये लकड़ी, ये जो जंगली लकड़ी होती है, इस लकड़ी का नाम है बेत। तो बेत शिल्प हो गया, मतलब बेत से बढ़िया से बीन देगा और खूबसूरत लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड बेत शिल्प। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें कि और अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है कि बेत क्या होता है, तो और अगर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं बेत के लिए, तो सबसे बेस्ट आपका एग्जाम्पल ये वाला हो जाएगा। कहीं कहीं आप सोफा पर जाइएगा बैठने के लिए, तो देखिएगा सोफा जो होती है, सोफा जो होती है, सोफा जो होती रखा हुआ यह सोफा पर बैठिएगा तो देखिएगा ये सोफा लकड़ी की बनी हुई रहती है, और इसमें कुर्सी चेयर भी जो रहता है वो लकड़ी के बिना हुआ रहता है, एकदम चारों तरफ ऐसे ही बुना हुआ रहता है। तो ये जो बुना हुआ रहता है वो नॉर्मल लकड़ी के, उसमें पानी पर भी नहीं सरता है, वो खुलता भी नहीं। वह जो रहता है कि बेत नाम की लकड़ी है, उस लकड़ी का बुना हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं बेत शिल्प। मतलब जो लकड़ी से बुनेगा उसको बोलते हैं बेत शिल्प। एक है ये खाद कला। आप बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में अगर जाते हैं तो आपके एक प्लेट पर आता है जिसका नाम है सलाद। जब सलाद में जाइएगा तो देखिए खीरा का, लौका का यहाँ पर बड़ा बढ़िया से सजा दिया रहता है। लौका खीरा कैसे बना देगा, जैसे कि लगेगा कि वह एक मछली है सलाद को। तो ये खाने वाला है, लेकिन खाने पर वो कला दिखाया है, तो इसको खाद शिल्प भी कह सकते हैं। प्याज को देखिएगा ऐसे बना देगा जैसे गुलाब का फूल हो। तो इस तरफ से जो कलाकारी करता है तो उसमें अब बताइए आंसर क्या होगा। यह एक कलाकार है, यह एक कलाकार है, यह एक कलाकार है, यह एक कलाकार है, लेकिन जादू टोना जो है वह एक कलाकारी नहीं है, वह उस व्यक्ति के गुण अवगुण है, डायन का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। आप कह सकते हैं कि सर ये भी तो एक कलाकारी, जी कलाकारी है, लेकिन यह जो कलाकारी है जो अलग है, मतलब अदृश्य है, मंत्र कहेगा वो गिली गिली छू मंत्र का है, तो यह जो है जादू टोना सबसे अलग है, इसीलिए आंसर हो जाएगा जादू टोना। क्लियर है, जो बंगाल में काफी अभी भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्क्स है, संकेत यंत्र है, ब्रेल है, बेतार है, दूरभाषा है। इसमें सबसे ज्यादा आपको जाना पहचाना हमारे ख्याल से दूरभाष होगा। दूरभाषा केंद्र का मतलब होता है स्टूडियो, जहाँ फोन करने की सुविधा होती है। गौर से देखिएगा,
यह जो है दुर्भाषा है, यह बेतार है, यहाँ ब्रेल है, यहाँ संकेत यंत्र है और यह माश है। क्या आंसर होगा? तो आप इसमें से यह समझते हुए थोड़ा सा बेतार है। देखिए बेतार का मतलब होता है जो बिना तार के, जिसको वायरलेस बोलते हैं। वायरलेस मोबाइल होता है ना, जो हम लोग अभी मोबाइल रखते हैं, उसको भी आप बेतार कर सकते हैं। ये मोबाइल जो वायर नहीं है, जिसमें तार लगी हुई नहीं होती हो, एक दूसरे से बात करने के लिए तार नहीं लगी हुई रहती, उसको बोलते हैं बेतार। दूरभाष केंद्र सुने होइएगा। इस समय क्या होता था, केंद्र पर, दूरभाषा केंद्र पर आप लाइन जिससे लगा हुआ इसे पोल लगी हुई रहती थी, और यहाँ से लेकर आपको पटना, दिल्ली जहाँ भी बात करना है तो उसी तार के माध्यम से आवाज़ सुनाई देती थी, फोन वाला। इसी का नाम था दूरभाष केंद्र, यानी दूरभाषा। दूरों की भाषा को बात सुनने के लिए यह दूरभाषा है। तो यह कहीं ना कहीं आपको दूर की बातों करते हैं, यह कहीं ना कहीं बेतार जो है ये संकेत देता है बात करने की शैली है। यह जो दिया हुआ मार्स, मार्स क्या होता है? तो मार्स जो क्या होता है, गौर से देखिएगा। तो अरबी सागर वगैरह में अगर कोई घटना घटती है तो दूर दूर अगर चाइना के बॉर्डर पर अगर है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो पहले मोबाइल नहीं होता था, तो एक लेटर जाती थी। उस लेटर को नीचे जला दिया जाता था के कोने पर। क्यों? कि उसकी माँ डेथ कर गया, पापा डेथ कर दिया, तो लोग उसको जला के उसको एक मार्क्स बना देता था, मार्क्स हो जाता था कि लोग जाने कि से अशुभ घटनाएं का सूचक है। तो उसको कोई भी आदमी नहीं रुकता था, उस लेटर को डायरेक्ट उसको कर्नल के हाथ में जाता था। कर्नल ने बोलता था कि अशुभ घटनाएं घट गई, आपके गांव से एक मार्च आया है, चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी को पढ़कर उसको पता चल जाता था, फिर उसको छुट्टी उसी समय लागू हो जाती थी। तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि ये बात करने की ये सांकेतिक भाषा है, कहीं ना कहीं बात करने की तरीका, ये भी आपका मार्क्स जो बात करने के। यह दिया हुआ संकेत यंत्र। संकेत यंत्र क्या है? वही जैसे अगर मान लीजिए किसी को आप कहते हैं इधर जाओ उधर आओ, फोन से बात करते हैं, तो संकेत यंत्र जो दिया हुआ है इसका भी वही काम है। कम हेयर या कहीं पर घंटी बजती है तो आपको पता चलता है कि मालिक अंदर है, वो घंटी मारेगा तो अंदर आना। तो यह एक संकेत यंत्र है। तो यह सब जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक या कहीं ना कहीं तार है, यह चिट्ठी कहीं ना कहीं संकेतक है कि इस कार्य के लिए है। तो यह और यह सब एक श्रेणी में आते हैं। और ब्रेल जो है एक लिपि है। ब्रेल एक लिपि है। लिपि क्या होता है? तो जैसे उर्दू एक लिपि है, फारसी लिपि है, वैसे ही हम लोग का देवनागरी एक लिपि है। हिंदी देवनागरी से आई हुई वह एक लिपि है। ठीक, ब्रेल एक लिपि है, यह कोई यंत्र नहीं है, यह कोई सामग्री नहीं है, यह ब्रेल एक लिपि है। और यह लिपि एक ऐसा लिपि है जो अंधा क्या करता है, पढ़ता है। ब्रेल लिपि देवनागरी से हम लोग पढ़ते हैं, और ब्रेल लिपि जो ब्रेन से पढ़ता है, आंख से नहीं पढ़ता है, उसी को बना हुआ है ब्रेल लिपि। यह करता क्या है? जैसे मान ली किसी भी अंधे को आंख नहीं है, चाहे आप अपने आंखों पर पट्टी लग लिया, क कैसे होगा? तो एक बड़ा बड़ा सिलाप देता है पत्थर का, और उस पर क लिखा रहे, उसको टच करके आपको पता चलेगा हाँ ये और ये इसे दिया हुआ, तो आपको समझ में आता होगा कि ये ब्रेल लिपि की बात है। क है, ख है, ग है, दैट इज कॉल्ड ब्रेल लिपि। तो सबसे अलग जो आपकी पहचान दे रहा है वो लिपि दे रही है, बाकी सब एक यंत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रेल लिपि। अब इसका आंसर अगर आप बताइएगा तो आसानी पूर्वक बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे सब लोगों में ये वर्ड सब जुड़ी हुई है। तो जल्दी से आंसर बताइए। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए, गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है। अगर इस सबों का वर्ड का मीनिंग आपको अगर समझ में आएगा तो आंसर परफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको बोले थे रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग हिंदी है, मैथ है, संस्कृत है, जीके जीएस है। इसमें हिंदी की अर्थ आपको पता होगा तो आंसर आपको आसानी पूर्वक दीजिएगा। जैसे में अगर इसकी बात कहें तो निर्दयी, निर्दयी आप समझते होइएगा, जो आदमी बहुत ज़्यादा कत्ल करने के लिए ताकत रखता हो, हिम्मत रखता हो, उसको बोलते हैं निर्दयी। जैसे कसाई, खसी को लेकर सीधे मारकर छुड़ा दिया तो दैट इज कॉल्ड कसाई, दैट इज कॉल्ड निर्दयी। कोई आदमी अपने बेटा को मार देता है तो वो निर्दयी है, कसाई है। बहुत मारता है पुलिस वाला किसी आदमी को तो निर्दयी, पुलिस वाला नहीं है। निर्दयी का मीनिंग आपको समझ में आता हो। करुणापूर्ण हो, करुणापूर्ण का मतलब क्या होता है? ये एक सहानुभूति जैसा होता था। करुणापूर्ण मतलब अंदर से आवाज होना, रुक रुक को रोना, करुणापूर्ण होता क्या सो हम बताते। करुणापूर्ण, करुणापूर्ण का मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी से मानकर चलिए एक लड़की है, एक बुढ़ी को बहुत तबाह करती है, मतलब चिढ़ाती है, तो जब अगर उसको करुणापूर्ण समझाना है तो एक उस बुढ़ी औरत को जो बुढ़ी हो गई उसको कहती है दा ये वो कहकर उसको चिढ़ा रही है। लेकिन जब उस लड़की का जब शादी होता है तो वो दादी बगल अगल के रहती है तो जाती है उसकी शादी देखने।
शादी देखने के बाद कल होकर जब बिदागरी की समय आती है, तो जब लड़की जब रोने लगती है अपने गांव जाओ ससुराल जाने के लिए, तो उसके घर के एक माहौल देखिएगा रोआ टाइप का होगा। बिदागरी की समय होती है, विदाई का होता है सिचुएशन, उस समय सबके आंख में आंसू टपकता रहता है। तो उस समय दाई जो रहती है वो छिपके ही सही, उसको बगल से ही सही वो देखती रहती है और वो भी रोती रहेगी। देखिएगा, ये नहीं कि वो कहेगी कि भले जाए छे बड़ा पुरहवित रहले है, बड़ा ही तबाह कर ले का लड़की, ऐसा नहीं सोचती है। वो यह कहती है कि इसे बिदागरी हो रहा, वो भी खूब रोती है। रो कर 2 घंटे के बाद भले कहे भले चल गए, वो अलग बात है। तो आइए, करुणा भी पूर्ण आप समझ गए। करुणा का मतलब क्या होता है? जो अंदर से आंसू आती है। आप लोग को भी आता ही हुआ बहुत कुछ के लिए। दूसरा आपको दिया है दयावान। दयावान को कौन नहीं जानता है? दयालु आदमी है, बिना पैसा के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बताइए, रूम रेंट दे रहे, बिजली है, तो दयावान ही का काम होगा। चलिए, दयालु, दयावान से बनी हुई वर्ड है दयालु। आपकी माँ बड़ी दयालु है, जब कहते हैं तब आप जाते हैं मिलने तो 200 रुपये आपको दे देते हैं। ममता, माँ की मूरत, सबसे बड़ी ममता की मूरत है, यह आप समझ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? तो सब किसी भी आदमी का गुण की बात करता है, कहीं ना कहीं करुणापूर्ण आदमी है, दया, ये सब आपका गुण, पॉजिटिव थिंकिंग करता है। और निर्दयी जो है आपको अवगुण बताता है, आपकी नेगेटिव सेंस को परिचित कराता है। तो यह चारों एक जाति का, यह सबसे अलग जाति का है। अभी आप 2 क्वेश्चन देख रहे होइएगा, लेकिन मेन पहला क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर को। इसमें आपको जो चीज़ अभी बताएं सेम चीज़ है। इसमें एक वर्ड समझना है आपको, गौर से देखिएगा। पहले देख लीजिए आंसर क्या होगा। देखिए दोनों का बनाइए, क्या आंसर आएगा। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर निर्दोष लिखा हुआ। देखिएगा, इसमें अगर बात करें तो कौन सा आंसर होगा? तो एक रहित का मतलब क्या होता है? रहित, इस वर्ड को जान जाइए। या मुक्त, दोषी मुक्त, मतलब आप निर्दोष हैं, दोषी मुक्त हैं, ठीक है। ठीक उसी को बोलते हैं दोषी रहित, मतलब दोषी आप में है ही नहीं। यह दोनों मुक्त तो समझ आता है, ये नहीं समझता, दोनों बात को समझ जाइए। दोषी मुक्त कहने का मतलब है कि आप में दोषी नहीं है। दोषी रहित का मतलब है कि आप दोषी नहीं, रहित का मतलब वहाँ नहीं है, वो नेगेटिव आ जाता है कि उसमें वो चीज़ नहीं है। तो हानि रहित, हानि रहित का मतलब कि आप हानि करने वाला नहीं है, मतलब अच्छे हैं। ये हानि रहित मतलब ठीक आदमी है। यहाँ सभ्य आदमी को समझ में आ रहे हैं। दोषी मुक्त भी, यहाँ मुक्त भी दिया हुआ, दोषी मुक्त या दोष मुक्त। दोष मुक्त का मतलब होता है कि उससे आप मुक्त है, दोस्त नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, तो दोस्त मुक्त आदमी है, सभ्य आदमी है, हानि रहित आदमी है, निर्दोष आदमी, ये सब कहीं ना कहीं गुण पॉजिटिव बता रहे हैं। लेकिन दोषी या एक अवगुण बता रहे हैं नेगेटिव से क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोषी। यहाँ दिया हुआ बत्तख का बच्चा था, आपको तो पता होगा, मजदूर जानते होगा, बछड़ा जानवे करते हैं। बछड़ा जो होता है, बैल भैंसी सबका बच्चा को बछड़ा ही बोला जाता है। अगर आप शावक नहीं जानते होइएगा, शावक, तो शावक जो होता है शेर के बच्चा, बाघ के बच्चा को कहा जाता है शावक, शेर शावक। यह जो शावक का मतलब होता है बाल का, बाघ का बच्चा। यहाँ पर दिया हुआ टेंटुला, टेंटुला भी आप जानते होइएगा, किसके बच्चा को कहा जाता है? ये आपको बकरी का बच्चा को मेमना कहा जाता है, भेड़ के बच्चा को भी टेंटुला कहा जाता है। तो यह सब जो आपको दे रहा है, बत्तख का बच्चा, बछड़ा, शावक, ये टेंटुला, ये सब जो है बच्चा है किसी न किसी आदमी जानवर का। लेकिन मजदूर जो है एक पेशा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब तो हमको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे, अगर उसका अर्थ आपको समझ में आए, हिंदी समझ में आए, तो बनेगा क्या? तो और कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग पहले इस पैटर्न का। अब इस टाइप की सारी बातों को हम समझाए हैं, जो आपको जो दिया हुआ था क्वेश्चन मंथ वाला, उसमें क्लियर किए हैं। इसमें से भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। अब बार बार फिल कीजिएगा, जब अजय चौहान का भी टाइप 1 बनाइएगा।
तो आपको लगेगा कि सब क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करा देते तो बहुत अच्छा, बिल्कुल करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लाइव क्लास आने दीजिए अपने चैनल पर मैथ के जादूगर पर, हम डिस्कशन संडे को रखेंगे और उस दिन सारे लोग लाइव हम लोग रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा और देखते हैं इसी का क्वेश्चन में, अगर और सारा चीज देगा, जब आपको जानवर या पंछी का नाम दिखाई दे ऑप्शन में, तो इसमें 2-3 बात को ध्यान रखेंगे। पहला चीज ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा ज्यादा फायदा रहेगा। शाकाहारी और मांसाहारी। सबसे प्रायोरिटी जब ये जानवर के नाम आएगा या पंछी के, तो शाकाहारी और मांसाहारी, ये पहला देखेंगे। दूसरा देखिएगा शाकाहारी और मांसाहारी। दूसरा जो आप देखिएगा वह देखिएगा पालतू या जंगली। बहुत ऐसे जानवर, शेर बाघ, वो जंगल में ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारा पालतू, जैसे कुत्ता है ना, बिल्ली भी पालतू जानवर होती है। एक उसी प्रजाति का एक आता है किटास, गांव में कहता है, वह जो पालतू नहीं, वो जंगली बिल्ली है। तो यहाँ इंडिया में बिल्ली को मारता है, बिल्ली को नहीं पालता है, लेकिन बाहर विदेशों में जाइएगा तो इसको पालतू बना कर रखता है। हाथी जंगली जानवर होते हैं, हालांकि सर्कस में लोग रखते हैं, कुछ लोग गांव में भी रखे हुए, लेकिन वो रखना उचित नहीं है। वो जंगली जानवर, उसको जंगल में ही रखना उचित है, और वो जंगली जानवर के रूप में ही आते हैं। गाय, भैंस, बकरी, ये सब हमारे पालतू है। मांसाहारी शाकाहारी में आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कौन कौन मांस खाता है, कौन कौन मांस नहीं खाता है। यह 2 बात अगर आपके पास क्लियर है तो जानवर के नामों में आपको टेंशन नहीं होगा। पक्षियों के नाम में आपको परेशानी नहीं होगी। पर पक्षी में भी होते हैं, या तो जंगली होंगे नहीं तो पालतू होगी। जैसे तोता आपका पालतू होता है, लोग पालता है, भले ही जंगल में सूह लेकर आता है, लेकिन वो हमारा पालतू होता है, उसको पालते हैं, सीताराम सीताराम कहवाते हैं। इसके बाद आप देखिए स्तनधारी। स्तनधारी क्या होता है? मनुष्य जो है स्तनधारी होते हैं। मनुष्य जो आदमी अंडा ना दे, सॉरी सब आदमी अंडा थोड़ी दे, अंडा तो कोई देता ही नहीं। मतलब मेरा कहना का मतलब जो जीव अंडा ना दे, बच्चा दे, तो उसको बोलते हैं स्तनधारी। मतलब कि स्तनधारी का मतलब क्या होता है? जो दूध पिलाती है माताएं, उसको बोलते हैं स्तनधारी। मनुष्य दूध पिलाती है, जानवर कुत्ता दूध पिलाती है, सूअर दूध पिलाती है, गाय दूध पिलाती है। लेकिन जो अंडा देता है वह है नन स्तनधारी। मतलब वो स्तनधारी नहीं, उसके पास स्तन नहीं, दूध पिलाने का ये नहीं है। तो गौर से देखिएगा कि इन सब बातों को देखकर डायरेक्ट अटैक कीजिएगा तो आपको क्लासिफिकेशन तुरंत समझ में आएगी। तो स्तनधारी क्लियर है। अपवाद में 1-2 चीज को और जान जाइए कि पक्षी भी स्तनधारी हैं, जो उल्टा रहता है। जैसे जिसका नाम है चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसी पक्षी है पूरे विश्व में जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ये अंडा नहीं देती है, बच्चे को जन्म देती है। चमगादड़ को गांव में कहता है बादुर सुने होइएगा, जो गांव में काली काली उड़ता रहता है, यह है बादुर। और कोरोना में भी बादुर का श्रेय माना जाता था कि चमगादड़ का सूप पीने से हुआ है। तो कहीं न कहीं इसको ध्यान रखिएगा, ये एक अपवाद में एक ऐसी है। उसी के साथ साथ मछली जो है अंडा देती है, तो उसके पास स्तन नहीं होगा, स्तनधारी नहीं होगा, क्योंकि वह क्या करती है, जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको पानी या फिर कुछ न कुछ दाना वो मछली उसको खिलाती है। तो यह जो है स्तनधारी नहीं होगा। कौवा को आप देखिएगा, कौवा को तो कौवा क्या करती है? अंडा देती है, ये दूध नहीं पिलाती है। तो इस सारी बातों को एक साथ अगर आप ध्यान रखते हैं तो कहीं न कहीं आपको आंसर जो है अब खोजना बड़ा आसान है। क्लियर है?
तो एकदम आप तक एकदम यहां तक क्लियर होइएगा। देखिएगा आपको दिया हुआ चीता, शेर, घड़ियाल, लोमड़ी, व्हेल। अब चीता है, शेर है, जंगली 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 जंगली, और व्हेल मछली जो है पानी। मतलब आप कई बातों को इसमें सोच सकते हैं। जैसे में आप सोच क्या सकते थे कि जंगली में तो जंगली जंगली, और यह है आपका जंगली, लेकिन यह दोनों जो है पानी वाला है। घड़ियाल, घड़ियाल मतलब मगरमच्छ, उसी प्रजाति का मगरमच्छ जो होता है पानी में वो। तो 2 गो पानी वाला है, और यह 3 गो आपका जो है जंगली है। तो इसका आंसर कौन होगा? तो अगर यह 3 गो एक रंग है तो ये तो 2 गो एक रंग है, तो ये तो आंसर तो एक ही होगा। यानी कि यह कंसेप्ट आपका काम नहीं किया। और सोचिए क्या हो सकता है। आपके भी मन में कुछ आ रहा है तो आप व्हाट्सएप भेजिए, इस पर भेजिए, कमेंट्स दीजिए आप क्या आंसर होना चाहिए। यह भी मांस खाता है, ये भी मांस खाता है, ये भी मांस खाता है, ये भी मांस खाता है, मछली तो सब कुछ खाता है, तो ये सब मांसाहारी है। ये भी समझ में नहीं आया। अब क्या होगा? तो हो चीता, शेर, लोमड़ी, यह जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती है। चीता, शेर नहीं, शेर मतलब शेर प्रजाति की, तो यह भी अपना जो है बच्चों को दूध पिलाती है। लोमड़ी प्रजाति भी जो है फीमेल मेल सबको संबोधित कर रहा है, यह सब अपने जाति को दूध पिलाती है। यहाँ मछली है, सब मछली जो है अंडा देती है, लेकिन व्हेल ही एक ऐसी मछली अपवाद में है जो अपने बच्चों को यह दूध पिलाती है। तो यह सब स्तनधारी जीव है। यह सब स्तनधारी दूध पिलाती है। और यह घड़ियाल जो होता है, यह जो है दूध नहीं पिलाती है। घड़ियाल यह अंडा देती है, और यह क्या है, उसको भोजन की चरावनी करती है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? घड़ियाल पहला। दूसरा चीज है, यह सबका शरीर जो होता है, यह सबका शरीर जो है केचुआ की आकृति, केचुआ ऐसे से चलता है। मछली भी चलती है, लेकिन व्हेल ऐसे से नहीं चलती है, व्हेल डायरेक्ट चलती है। बाकी सारे चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग टाइप के शारीरिक बनावटी, लेकिन घड़ियाल जो होता है, घड़ियाल उसको बोलते हैं सबकृत शरीर, सांप जैसा। सांप ऐसे चलता है, केचुआ जिसको गांव में चारा कहते हैं, घड़ियाल ऐसे चलता है, मगरमच्छ ऐसे चलता है। तो इससे भी आप कह सकते थे कि आंसर जो होगा आपका घड़ियाल होगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई वेट योर आंसर। मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूं। इसमें कुछ दीजिए आंसर क्या होगा। इसका 2 आंसर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। दोनों आंसर सही है। आप देखिए, शेर जो है मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है, और ये भी मांसाहारी। सांड मांसाहारी नहीं होता, शाकाहारी होता। तो आंसर जब भी होगा सांड होगा, पहला तरीका से। दूसरा तरीका से देखिएगा, यह जो है सांड, चीता, बाघ और शेर, यह सब स्थल पर रहता है, मिट्टी पे रहता है, यह है। और मगरमच्छ जो है जलीय जीव के रूप में आते तो दोनों पर है, लेकिन यह जो है आपको जलीय जीव है। तो आंसर ए भी दिया हुआ है और ए भी, दोनों सही हो सकता है। अजय चौहान में शायद इसका जलीय जीव दे दिया हुआ, लेकिन आंसर ये भी गलत नहीं, इसलिए जो दोनों में से अगर आप देते हैं तो दोनों सही है। अब एक बच्चे की क्वेश्चन आ रही है कि सर कि अगर दोनों रहेगा ऑप्शन में तो क्या करेंगे? बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नहीं तो रंगेंगे तो दोनों के रंग देंगे, क्योंकि उसको पता हो जाएगा कि आंसर जो इसका दोनों सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। गलत आंसर के लिए सबको नंबर मिलते हैं, इसलिए बनाएंगे जरूर, दोनों कलर करेंगे, क्योंकि दोनों लॉजिक है। क्लासिफिकेशन सीरीज एनालॉग 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके 2 लॉजिक आएंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो एक और बातें हैं, जैसे आपको बताए थे महीना आता है मंथ का, वो आपको क्लियर किए। जानवर का वैसे ही आप वेजिटेबल, जब सब्जी आती है, सब्जी का नाम, तो वेजिटेबल जब ही आएगी तो हमेशा देखिएगा वेजिटेबल में होता है, गौर से देखिएगा, जब ये वेजिटेबल आएगी तो 2 ही चीज़ देखना है इसमें। एक देखना है जमीन पर, और एक देखना है जमीन के अंदर के
अंदर, अंदर। जिसका फल खाया जाता है वो जमीन के ऊपर होता है, जमीन पे होता है, और जिसका जड़ खाया जाता है वो नीचे होता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल, मूली, आलू सब जड़ है क्योंकि उसके अंदर से निकालते हैं। आदि, लहसुन, प्याज, यह सब जो है उनके जमीन के अंदर होती है। तो जब भी अगर आएंगे तो इसको देख लीजिए। एक जो होता है सलजम, सलजम, इसको देखिए। गांव में एक होता है सालगम, शालगम। हो, सालगम कोई शब्द नहीं है, ये लोग झूठ फूस के बोल रहा है, इसका यूज नहीं है। इसके जगह पर होता है बंद गोभी, गोभी। ध्यान दीजिएगा, ये बंद गोभी होती है। गोभी का दूसरा रूप जो क्लोज पत्ता से ढका हुआ हो उसको बोलते हैं बंद गोभी। सालजम नहीं हो सकता है, गांव में इसको सालगम कहता है, लेकिन होता है वो बंद गोभी। सलजम जो होता है, शलजम, उसकी आकृति अगर बताए आपको तो ऐसा होता है, जो चुकंदर आप समझते होइएगा, सट कोण वाला किताब में पढ़े होइएगा तो उसमें देता है शलगम का सीन, यह आपका शलगम है। तो ये जड़ होता है, ये जमीन के अंदर में होते हैं, गजरा टाइप का होता है, इसको बोलते हैं शलगम। ये ध्यान रखिएगा, सलजम और शलगम को एक समझ नहीं लीजिएगा। आइए इसी पर आधारित क्वेश्चन पर हम लोग कुछ वार करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देता है। सबका सही, सभी लोग का सही जा रहा है। देखिए आपका गलत हो जाएगा। दीजिए दीजिए सब लोग, 1 सेकेंड का है। आलू को जानिए रहे हैं, गाजर जानिए रहे हैं, मूली जानिए रहे हैं, सलजम नहीं जान रहे तो बता ही दिए। ये सब जमी के अंदर का है और ये बैगन जो है सबसे ऊपर का है। आंसर हो जाएगा कितना? क्लियर? देखिएगा, यह क्वेश्चन भी आपको पढ़ेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। और 1 सेकेंड में कुत्ता, बड़ा आसान क्वेश्चन दिए। घोड़ी, बकरी, गाय, भैंस। पहला बात आपको लगता होगा कि इसको पालतू में अगर माने तो सारा हमारा ये पालतू है, सारी जानवर जो है पालतू जानवर है। दूसरा, जंगली और लगे ये तो सारा जंगली है। दूसरी तीसरी बात के बाद भी अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो देखिए, घोड़ी जो है बच्चा देती है, इसका होता है क्या? घोड़ा। बकरी का होता है बकरा। गाय का होता है बैल। भैंसी, भैंस या भैंसी का होता है पर्रा, होता है ना, पर्रा। ये होते हैं, या भैंसा इसको बोलिए। जब वो बड़ा हो जाता है तो इसको बोलते हैं भैंसा। तो यह सब जाति जो है आपका स्त्रीलिंग है और यह पुल्लिंग है। ये डायरेक्ट आपको पुल्लिंग दिया हुआ, तो यह सब एक जाति है, स्त्रीलिंग, और ये क्या है? पुल्लिंग। आंसर हो जाएगा कुत्ता। अब तो और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। बिल्ली, भेड़ या पालतू है। भेड़ क्या होता है? भेड़ और भेड़िया में अंतर होता है। भेड़िया जो होता है एक जंगली जानवर है, भेड़िया, जिसको फॉक्स बोलते हैं आप। भेड़िया, शियार, गिद्दर, ये सब जंगली होता है। लेकिन भेड़ आपका एक प्रजाति है। भेड़ एक ऐसी प्रजाति है जो बकरी की तरह होती है। जो कंबल वगैरह बनता है, ऊन वगैरह बनता है, वो भेड़ का ही बनता है। बहुत ज़्यादा गर्म उसका बाल होता है, इसलिए भेड़ आप समझ रहे। बकरी की ही एक प्रजाति है जिसको भेड़ बोलते हैं। तो भेड़ और भेड़िया में अंतर हो गया। गाँव में भेड़िया होता है, भेड़ पालतू होता है। बहुत लोग पहले पालते थे। इस पे के जादू टोना करने में भी काम आते हैं, इसलिए ये कोलकाता में ज़्यादा इसको लोग पालता है। उसे विदेश में भेड़ सभी लोग रखते हैं। भेड़ इंग्लैंड में जो है बकरी को, भेड़ को कुत्ता चराने के लिए ले जाती है। देखिएगा तो ये भेड़ है, ये गाय है, मुर्गी है, बैल है। अब इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर कीजिएगा तो यहाँ बैल है, यहाँ गाय है, भेड़ है, बिल्ली है। बिल्ली का तो फीमेल आप समझ रहे हैं और मेल आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। इसका तो वही सेम चीज़ आएगा। भेड़ में आपको समझ में आया नहीं रहेगा क्योंकि दोनों प्रजाति सेम होता है। बैल, गाय समझ में आता होगा। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी आप क्लियर कीजिएगा तो ये दोनों बिल्लियाँ, बिल्ली, दोनों के लिए एक ही वर्ड के संबोधित करते हैं।
तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसको 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 तीनों को देखिए, इस चारों को 1 2 3 4, ये सब बिल्ली, भेड़, गाय, बैल, ये सब जानवर है। मुर्गी जानवर नहीं, यह एक पक्षी है जो डायना से उड़ती है, ये चलती है पैर से, तो ये पक्षी है। तो आंसर हमारा ये आसान सब लग रहा होगा। देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर दिया, कुत्तियाँ, घोड़ी, गाय, मुर्गी, शावक। तो एक ही बार में आप समझ जाइए कि कुत्तियाँ, घोड़ी दोनों, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब इसमें लफड़ा हो रहा है, इसका 2 आंसर फिर से बन सकते हैं, क्योंकि यह सब जो देख रहे हैं ये ए, तो यह एक तरह से क्या दिया हुआ है? जानवर दिया हुआ है, और मुर्गी जो दिया पक्षी दिया, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन एक और इसमें आंसर छुपा हुआ है, यह दिया हुआ, यह सब जो आपको दिया हुआ है, यह और यह अंतर है। यह जो है जानवर का एक बच्चा दिया हुआ है, ये शावक जो है यह कोई बच्चा नहीं, शेर और बाघ के बच्चों को हम लोग शावक बोलते हैं। लेकिन यह जो खुद उस आदमी का परिचय दिया हुआ है, तो हम कह सके आंसर क्या होगा? तो यह कह सकते हैं, या इससे जाएंगे तो वही वाली बात कहें क्लासिफिकेशन के कोई क्वेश्चन जो होंगे 2-4% जिसके 2 आंसर हो सकते हैं, दोनों संभव है सही, या दोनों गलत हो सकते हैं। देखिए ये आपके काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। बत्तख है, तोता है, कोयल है, कौवा है, कबूतर है। तो इसमें सारा का सारा आपको पक्षी दिखाई दे रहा है, लेकिन तोता, कोयल, कबूतर ये सब उड़ने वाली पक्षी है। बत्तख उड़ती नहीं है, ये तैरती है। आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है? आसान। इससे पिछला क्वेश्चन जो हम आपको दिए थे, जिसमें यह आपको समझ में आ रहा था कि इसे कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है, कि जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि जिसमें दोनों चीज़ आपको समझ में आए। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रहेगी। बहुत सारे लोग ऊब भी रहे थे, आसान भी टफ भी, आपकी बातों को कम सुनाई पा रहा था हमको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाह रहे थे टाइप करने, टाइप भी करने नहीं आता है। टेंशन मत लीजिए, कल इसी क्लास को फिर हम अपडेट करके आएंगे, और भी तरीके हम आपको बताएंगे जो आप क्लासिफिकेशन में एक बार में क्वेश्चन को पकड़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि आज क्या कीजिए, HW आप लिख लीजिए, ऑनलाइन का पहला HW होगा, इसका टाइप 1 पूरा बना लीजिएगा, टाइप 1 पूरा बना लीजिएगा। 2 चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब बना लीजिएगा तो ब्लू पेन से सबको बना लीजिए, आंसर नहीं चेक कीजिएगा। जब पूरा बना लीजिएगा तब उसको क्या कीजिएगा, लाल पेन से चेक कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में आप बनाएंगे, दूसरा स्टेप में रेड पेन से, लाल पेन से चेक करेंगे, ठीक है। और चेक करने के बाद जो जो गलत होगा उसके पीछे एक्सप्लेनेशन किया दिया रहता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो बहुत ऐसा फिगर है जिसके बारे में आप नहीं जानते, जैसे में बेत शिल्प था, खाद कला था, तो नहीं समझ पा रहे थे, तो आप जिस मोबाइल से हमको देख रहे हैं उसी मोबाइल से क्या करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे, तो आपको नेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिलेगा। इसके बाद भी अगर संतुष्टि नहीं होगा तो कल इसी समय उस क्वेश्चन को आप लेकर बैठे रहेंगे, कॉपी लेकर, हम आपके पास होंगे। आप जो जो क्वेश्चन क्लिक करेंगे उस क्वेश्चन को पहले आप भेज देंगे 10 बजे से पहले, और 10 बजे जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे उस सारे क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ के जादूगर पर एडवांस मैथ। 16 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस की कल होकर मेरा क्लास आ रहे हैं, अलजेब्रा का सुपर डुपर बैच। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फैलाएं और घर बैठे अपना आसानी से ऑनलाइन क्लास करें।